Hello students, welcome to Stature Academy. This video is fourth part of Motion in Straight Line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 3 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है जिसमें कि हम लोग 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं. इफ यू हैव नॉट सीन प्रीवियस 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर येट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24. राइट, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि two cars P and Q start from a point at the same time, right? In a straight line, and their positions are represented by equation of P car and equation of Q car. At what time they are demanding? At what time do the cars have the same velocity? So, like we have two paths, straight line paths, and actually we have two cars as well. So this one is the first car, and this one is second car. इन दोनों कार्स की पोजीशन की इक्वेशन आपको गिवन है. आपसे ये पूछा गया है कि किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी दोनों कार की. इसकी इक्वेशन अलग है और इसकी इक्वेशन अलग है. तो वेलोसिटी सेम करने के लिए पहले वेलोसिटी की इक्वेशन भी होनी चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही कार्स की पोजीशन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके दोनों कार्स के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पोजीशन की इक्वेशन पी के लिए क्या है? पी के लिए है AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर. एंड क्यू के लिए FT माइनस T स्क्वायर. राइट, तो ये इक्वेशंस है. वेलोसिटी अगर P कार के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन करना होगा पोजीशन के इक्वेशन को. सिमिलरली यहाँ भी velocity for Q will be differentiation of position of Q with respect to time. ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी XP यानी कि P के लिए पोजीशन की जो भी इक्वेशन गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देना है. XP की जगह AT प्लस BT स्क्वायर, और इधर भी वही डिफरेंशिएशन ऑफ XQ, एंड XQ की वैल्यू है FT माइनस T स्क्वायर, FT माइनस T स्क्वायर. राइट, तो AT का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्चुअली A कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर, और T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में 1 होता है. दैट मीन्स 1 इंटू जो A बाहर था वो, तो 1 इंटू A की वैल्यू A आएगी, प्लस इसी तरह B कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर, एंड T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहता है 2T, तो B इंटू 2T यानी कि 2BT. सो अभी हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए, पी कार के वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है A प्लस 2BT. सिमिलरली इसके लिए भी है. तो वेलोसिटी Q के लिए कितनी हो जाएगी? FT, क्योंकि F इसमें कांस्टेंट है और T का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो F माइनस T स्क्वायर का 2T, F माइनस 2T. तो Q के लिए भी है. ठीक है, बट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि किस टाइम पे इनकी वेलोसिटीज सेम होगी. तो चलिए इनकी वेलोसिटी को सेम कर देते हैं, पहले टाइम अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, velocity of P should be equals to velocity of Q. P की वेलोसिटी कितनी है? A प्लस 2BT, A प्लस 2BT इक्वल्स टू B की सॉरी P की वेलोसिटी के बाद Q की वेलोसिटी. Q की वेलोसिटी कितनी है? F माइनस 2T, F माइनस 2T. या अभी T कैलकुलेट करने के लिए जो T वेरिएबल है वो एक साइड हो तो ज्यादा बेटर है. तो इसके लिए 2BT और ये जो 2T है ना, इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 2T इक्वल्स टू F. और टेंशन की बात नहीं है, जो A है उसको राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो F माइनस A. अभी इसमें से T कैलकुलेट करने के लिए T को अलग करना होगा, कॉमन ले लिया हमने, एंड इधर बचा 2B प्लस 2 इक्वल्स टू F माइनस A. तो अभी T की वैल्यू कितनी आ गई? F माइनस A अपॉन
2b+2, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर f माइनस a, और 2 कॉमन लेने के बाद b+1, b+1 या फिर 1+b, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, f माइनस a अपॉन 2 1+b। ओके, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25th। 25th में बताया हुआ है, Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will. इसमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि सबसे पहले एक एस्केलेटर है, मूविंग एस्केलेटर, मॉल्स रेलवे स्टेशन में जो रहता है मूविंग एस्केलेटर, उसी मूविंग एस्केलेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन में ये मूविंग एस्केलेटर है, और प्रीति ये देखती है कि मूविंग एस्केलेटर इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। तो अभी क्या करना होगा, प्रीति को खुद से ही ऊपर जाना होगा। ठीक है, सो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर। तो ऊपर जाने के लिए प्रीति को कितना टाइम लगा इधर, तो यहाँ पे प्रीति ही एक्चुअली ऊपर जा रही है, एस्केलेटर रेस्ट पे है। तो जब ही एस्केलेटर रेस्ट पे है तो उस टाइम पे प्रीति को कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, वो क्वेश्चन में गिवन है कि जब ही एस्केलेटर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है एस्केलेटर, और उस टाइम में प्रीति को टाइम लगा t1। ओके, फिर नेक्स्ट डे प्रीति ये ऑब्जर्व करती है दैट एस्केलेटर इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, तो फिर प्रीति मूव नहीं करेगी जब एस्केलेटर वर्किंग में है। तो एक्चुअली एस्केलेटर वर्किंग में है और प्रीति मूव नहीं कर रही है, तो फिर प्रीति को ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2। तो इस चीज को लिखेंगे कि व्हेन एस्केलेटर इज वर्किंग देन टाइम उसके लिए कितना है, t2 ऊपर जाने के लिए। ठीक है, बट एक दिन क्या हुआ कि प्रीति लेट है, काफी लेट है। उसने ये देखा कि एस्केलेटर इज वर्किंग, बट क्योंकि वो लेट है तो वो खुद से भी चल रही है ना, प्रीति भी चल रही है और एस्केलेटर भी मोशन में है। प्रीति भी चल रही है और एस्केलेटर भी मोशन में है। तो दोनों के केस में अभी प्रीति जल्दी ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि एस्केलेटर खुद से भी प्रीति को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और प्रीति खुद भी चल रही है, तो जल्दी पहुंचेगी प्रीति ऊपर, है ना। तो यही बताना है कि इस केस में प्रीति को कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, राइट। मतलब जब एस्केलेटर स्टेशनरी पे है तो प्रीति t1 टाइम में पहुंची, जब प्रीति रेस्ट पे है और एस्केलेटर मूविंग में है तो फिर प्रीति t2 टाइम में पहुंची। जब दोनों ही जाएंगे ऊपर की तरफ तो t1 एंड t2 के टर्म्स में कितने टाइम में वो ऊपर पहुंच जाएंगे, ये है एक्चुअली क्वेश्चन। तो ठीक है, तो अगर टाइम कैलकुलेट करना है, इसमें कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूलेज हम लोग लगा सकते हैं। तो टाइम के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो टाइम के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। सबसे पहले तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, s। तो हर केस में वो डिस्टेंस सेम ही है, s, राइट। सो कैलकुलेशन के लिए टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो यहाँ पे दोनों जब मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना मूव करना है, s, और वेलोसिटी क्योंकि दोनों ही मूव कर रहे हैं, एस्केलेटर भी मूविंग में है और प्रीति भी मूविंग में है, तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड होंगी, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति, velocity of escalator plus velocity of प्रीति।
पर एस्केलेटर की वेलोसिटी और एस्केलेटर और ये प्रीति की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, पर उसके लिए डेटा गिवन है ना, तो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीति मूव कर रही थी, तो प्रीति की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है, तो फिर इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रीति इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है s, और कितना टाइम लगा t1, तो प्रीति की वेलोसिटी हो गई s अपॉन t1, राइट। इसी तरह एस्केलेटर की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो फिर एस्केलेटर के केस में भी वही डिस्टेंस है s, राइट। बट व्हेन एस्केलेटर ओनली एस्केलेटर इज मूविंग, देन प्रीति को कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, t2, सो s बाई t2 इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। अभी दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस s अपॉन velocity of escalator. Velocity of escalator is s upon t2 and velocity of प्रीति is s upon t1. दोनों को ऐड करना है, s upon t1 को और s upon t2 को। तो ये किया हमने, s upon t1 प्लस s upon t2, राइट। तो टाइम इक्वल्स टू s, अभी यहां से भी s को कॉमन ले सकते हैं, फिर इधर बचेगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। कॉमन लेने के बाद वी कैन कैंसिल s with s, एंड नाउ न्यूमरेटर में अभी सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो टाइम इक्वल्स 1 अपॉन, अच्छा ये 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 के लिए t1 t2 का एलसीएम लेना होगा, तो ये t1 इंटू t2, अभी ये t1 है तो ऊपर जाएगा t2 और यहाँ पे t1, t2 प्लस t1, t2 प्लस t1, अब ये t1 इंटू t2 ऊपर न्यूमरेटर में, और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1, t2 प्लस t1 को t1 प्लस t2 भी लिख सकते हैं, राइट। दैट मीन्स कि अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में प्रीति को, t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो फिर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन, मतलब 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में बताया हुआ है the x and y coordinates of the particle at any time are x equals to itna and y equals to itna. X and y are in meters and t in seconds. Acceleration of the particle at time equals to 2 seconds. मतलब कि पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट के लिए भी इक्वेशन गिवन है आपको, और y कोऑर्डिनेट के लिए भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर इक्वेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन 2 सेकेंड्स पे कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग दोनों एक्सिस में कैलकुलेट करेंगे ये कितना एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले तो एक्स के लिए इक्वेशन है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y के लिए कितना है 10t। दोनों के लिए पोजीशन की इक्वेशन है, ये पोजीशन की इक्वेशन से वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो x के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड x कितना है 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो x की वेलोसिटी के इक्वेशन 5t का डिफरेंशिएशन 5 रहा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, दैट मीन्स 5 into 1, सो 5 माइनस 2 बाहर टी स्क्वायर का 2t,
2 into 2t 4t 5 minus 4t, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी वेलोसिटी y की कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो y कितना है, y है 10t, तो y की जगह पुट किया हमने ये 10t, एंड देन 10t का डिफरेंशिएशन, 10 बाहर, t के रिस्पेक्ट में 1, 10 into 1 दैट मीन्स 10। ओके, बट हमें वेलोसिटी थोड़ी ना कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टाइम भी बताया हुआ है कि 2 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन होगा। तो फिर वेलोसिटी की इक्वेशन के बाद अभी कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, राइट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार ही फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, 5 माइनस 4t। यहाँ भी एक्सेलरेशन ऑफ x, ये था एक्सेलरेशन x और ये है एक्सेलरेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट। सो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है 10। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, माइनस 4t, 4 बाहर एंड टी के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 into 4 इक्वल्स 4। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन y तो 10 है, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता है 0। मतलब कि y एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 एक्सेलरेशन है y एक्सिस पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में एक्सेलरेशन है, वो भी कितना, ए एक्स इक्वल्स टू -4 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है सिर्फ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फिर ठीक है, करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 27 में बताया हुआ है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। तो सबसे पहले एक एलिवेटर है, यस, और इस एलिवेटर में किसी पर्सन ने कॉइन ड्रॉप किया। कॉइन को कितना टाइम लगा नीचे आने में, कॉइन को टाइम लगा यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है, द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1, तो t1 टाइम में कॉइन नीचे फ्लोर पे। ठीक है, बट एक्चुअली इफ द एलिवेटर इज एट रेस्ट, मतलब t1 टाइम तब लगा जब ये एलिवेटर क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे हो तब। आगे बताया हुआ क्वेश्चन में, एंड इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अभी अगर एलिवेटर को किसी भी पर्टिकुलर इस वेलोसिटी से, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस ये बताया हुआ है कि इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, इट इज नॉट गिवन वेदर एलिवेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैटर भी नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी ही कांस्टेंट है ना। तो जब भी अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उस केस में कितना टाइम लगा, उस केस में टाइम लगा t2। एक्चुअली इसलिए मैटर नहीं करता अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को। अब जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एंड इस केस में तो खैर रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, सब कुछ 0 ही है। तो एक्चुअली टाइम किसमें ज्यादा लगेगा और किसमें कम लगेगा, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन अगर क्योंकि 0 है, तो दोनों ही केस में सेम टाइम लगेगा। अगर यही हमें ये गिवन रहता कि किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर इसमें कम टाइम लगता है।
है कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट वाले के रिस्पेक्ट में T2 की वैल्यू कम होती। अगर ये किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही होती तो, या फिर अगर नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही होती किसी एक्सेलरेशन से, तो फिर इसमें ज्यादा टाइम लेता ये इसके कंपैरिजन में, राइट। पर क्योंकि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो दोनों ही केस में टाइम्स सेम ही लगेंगे, T1 इक्वल्स टू T2, राइट। So that means fourth option will be the correct answer. Okay, let's move to question number 28th. Right. So question में बताया हुआ है, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance, the average velocity. ये एक्चुअली अभी तक 3 पार्ट में कम से कम यही क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बताया हुआ है पहले भी, और अभी मैं बता देता हूँ। इन दोनों पॉसिबिलिटी को याद रखिए। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है फर्स्ट केस में, कि वो आपको डिस्टेंस सेम दे दे, ठीक है। वो आपसे ये कहें कि सबसे पहले हाफ ऑफ द डिस्टेंस को पार्टिकल ने कवर किया v1 वेलोसिटी से, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है v1 वेलोसिटी से, और फिर नेक्स्ट हाफ जर्नी को पार्टिकल ने कंप्लीट किया v2 वेलोसिटी से। या तो इस तरीके से डेटा गिवन होगा, या फिर वो ये कहेंगे कि टी टाइम के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v1 थी, और नेक्स्ट टी टाइम के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 टी टाइम के लिए एंड v2 नेक्स्ट टी टाइम के लिए, मतलब टाइम यहाँ पे सेम गिवन होगा। लाइक 2 आवर के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 30 है, तो फिर नेक्स्ट 2 आवर के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 50 या 60 गिवन होगी। आपसे एवरेज स्पीड पूछेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है, लाइक ये गिवन होगा कि हाफ ऑफ द जर्नी को पार्टिकल ने कंप्लीट किया v1 से, और फिर नेक्स्ट हाफ को v2 से। तो अगर एवरेज वेलोसिटी इस केस में पूछते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और इस केस में एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ही आपको याद रखना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसी को चेंज कर दिया, ऑप्शंस एक्चुअली अलग है बस। अदरवाइज बाकी के क्वेश्चंस में तो सेम यही हमें टिक भी लगाना होता था, पर यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े अलग अलग है, इसलिए क्योंकि इसको दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है ना। केस तो फर्स्ट ही पूछा है ना कि v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance, that means फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये मैं आपको बता दूं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला इसका ये रहता है कि पार्टिकल्स पहले एक्स डिस्टेंस कवर करे, फिर एक्स डिस्टेंस कवर करे, फिर एक्स डिस्टेंस कवर करे, है ना। तो इस तरीके से अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग वेलोसिटी, हाँ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे है v1, और फिर नेक्स्ट सेम डिस्टेंस के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v2, नेक्स्ट सेम डिस्टेंस के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v3। सपोज यहाँ पे पार्टिकल ने कंप्लीट जर्नी को n पार्ट्स में कवर किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स, और आगे भी कुछ पार्ट्स हैं। तो सपोज पार्टिकल ने इसको कितने पार्ट्स में कंप्लीट किया, n पार्ट्स में। तो जनरल एक्सप्रेशन है इसके लिए 1 by velocity average, 1 by velocity average is equals to 1 by n, and then 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3, और इस तरीके से ऐड करते जाएंगे vn तक। ये है जनरल इक्वेशन। मतलब इसी जनरल इक्वेशन को अगर 2 पार्ट्स के लिए सॉल्व करें हम लोग, कि हाँ हाफ ऑफ द जर्नी v1 एंड हाफ ऑफ द जर्नी v2, तो इधर 2 पार्ट्स में कवर किया पार्टिकल ने, n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, और फिर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 को सॉल्व करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये आती है, ये आएगी आपकी, राइट। तो फिर ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए।
पर एक्चुअली जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करते टाइम लास्ट स्टेप तक नहीं जाएंगे, एक स्टेप पहले का ही आंसर ऑप्शन में गिवन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये देखिए, 1/वेलोसिटी एवरेज इक्वल्स टू 1/n। अब यहाँ पे पार्टिकल ने भी सिर्फ दो ही पार्ट में ये जर्नी कंप्लीट किया। नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस v2, तो दो पार्ट में कवर किया, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड फर्स्ट वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, v1, और नेक्स्ट वेलोसिटी है v2, तो इधर पुट किया v1 प्लस यहाँ पे v2। अब ये जो 2 है, ये अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे न्यूमरेटर में आएगा, तो 2/एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/v1 प्लस 1/v2। 1/v2, मतलब इसी को अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जो इक्वेशन मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया एवरेज वेलोसिटी, वो आपको मिल जाएगा। पर वहां तक जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में यही है, 2/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। दैट मीन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29th में बताया हुआ है that a ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of the tower is, जो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है दैट कि किसी बॉल को हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है, जब ड्रॉप कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती है। यहाँ पे वी आर थ्रोइंग द बॉल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड टॉप ऑफ द टावर से। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो नहीं पता कि कितना टाइम लगा बॉल को ग्राउंड को हिट करने में, पर ये गिवन है कि नीचे आते आते क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी बढ़ी है, तो फिर बॉल ने 80 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट किया। 80 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट किया बॉल ने, ये वेलोसिटी आपको गिवन है। द हाइट ऑफ द टावर इज, पूछा है आपसे हाइट, तो क्वेश्चन सिंपल है। जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस पूछ ले, दैट मीन्स कि न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो a एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, a के जगह पे g, एंड s डिस्टेंस के जगह पे हाइट, 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है 80, तो स्क्वायर ऑफ 80। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 20, फिर 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gh। g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10, एंड हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। 80 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, एंड 10 के जगह 2 zeros। 2 का स्क्वायर 4, देन 20 प्लस 20h। तो 20h की वैल्यू कितनी आएगी, 20h की वैल्यू आ जाएगी 6400 माइनस 400। दैट मीन्स 6000। 6000 आ गई 20h की वैल्यू। सॉरी, ये 20 है, 2 नहीं, ये 20। एक सेकेंड, हाँ, तो 20h की वैल्यू आ गई 6000। अभी एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एंड h की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 300 मीटर। 300 meters मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में गिवन है, पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। विंडो की हाइट गिवन है आपको, विंडो की हाइट
तो हम लोग भी इस तरह से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक विंडो है, ये है किसी बिल्डिंग की विंडो, और इसकी हाइट गिवन है, कितनी है इसकी हाइट? 1.5 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट है 1.5 मीटर। ओके। A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second। मतलब किसी बिल्डिंग से क्रॉस करने के बाद विंडो को क्रॉस करने में इसको बॉल को कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। पहले बिल्डिंग ही बना लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, हाँ ये ग्राउंड है, और यहाँ पे विंडो है। विंडो हो सकता है किसी एडजेसेंट बिल्डिंग में हो। अब यहाँ से बॉल ड्रॉप किया हमने, राइट। तो यहाँ से बॉल ड्रॉप करने के बाद इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होगी, पर लेकिन विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा ये आपको गिवन है, 0.1 सेकेंड। और फिर पार्टिकल अल्टीमेटली ग्राउंड को टच किया होगा, मतलब बॉल। और यहाँ पे आपको टाइम गिवन है कि विंडो को स्टार्टिंग से और लास्ट तक, नीचे तक क्रॉस करने में, कंप्लीट करने में इतना जर्नी इसको 0.1 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड। What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो फिर बतानी है हमें कि ये जो बॉल है, जब ये विंडो के टॉपमोस्ट पॉइंट के एडजेसेंट में है, तो फिर इसकी क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें टाइम गिवन है ये 0.1 सेकेंड्स, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी कि यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है। तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करेंगे हम लोग। एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक? देखिए, हम लोग सिर्फ इस पार्ट के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी पार्ट के लिए, यहां से लेकर के ये हमारी स्टार्टिंग है और ये हमारी एंडिंग है। सिर्फ इसी पार्ट के लिए हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी उसे कहेंगे, और नीचे जो वेलोसिटी है उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। बट पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1.5 मीटर। तो डिस्टेंस के जगह पे 1.5, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी हमें जो कैलकुलेट करनी है, तो उसके जगह यू ही पुट कर दिया हमने। एंड टाइम कितना लगा पार्टिकल को? 0.1 सेकेंड, वो तो गिवन है, प्लस हाफ। एंड क्योंकि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, दैट मीन्स 10। एंड अगेन टाइम स्क्वायर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, है ना ये तो? हाँ। तो टी 0.1 सेकेंड, 0.1 स्क्वायर। ओके। तो ये आ जाएगी वैल्यू 1.5 इक्वल्स 0.1 यू प्लस 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01, या तो 0.1 यू इक्वल्स 1.5 माइनस 0.0, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05। तो 0.1 यू की वैल्यू आ गई 1.45। तो u की वैल्यू 1.45 डिवाइडेड बाय 0.1, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 14.5। 14.5 दैट मीन्स 14.5 मीटर पर सेकेंड है स्टार्टिंग की वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने सॉल्व किया तो स्टार्टिंग वेलोसिटी आ गई
14.5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि जब भी बॉल विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी है 14.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वीडियो ज्यादा लेंथी होने की वजह से इस वीडियो में हम लोग 30th क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। एक पार्ट और है इसमें, लास्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मतलब चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।